हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संस्कृत में वर्णमाला। अब देखिए, वर्णमाला कोई भी भाषा में हो या कोई भी हो, तो उसमें वर्णमाला में दो प्रकार का, जैसे एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है वर्णमाला में। ठीक है, तो इसमें क्या है, संस्कृत में भी ऐसे ही होता है, हिंदी में भी ऐसे ही होता है। तो संस्कृत में आज हम संस्कृत की वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो स्वर है 9 प्रकार के, जैसे पाणिनि के द्वारा 9 प्रकार के स्वरों का चर्चा की गई थी। तो इन्हें हम अच भी बोलते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों मतलब किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर बोलते हैं। और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जाते हैं, यानी कि वो आधे होते हैं। तो उस प्रकार से आज हम इनको देखेंगे। तो स्वर को देखते हैं पहले। तो स्वर 9 होते हैं, इन्हें अच भी कहते हैं। तो जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। स्वर इस प्रकार से हैं: अच, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, ये माहेश्वरी सूत्र से भी में भी यही स्वर हैं। इनकी संख्या 9 है। इन स्वरों में भी 2 प्रकार के स्वर हैं। एक तो होते हैं मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर में जो मूल स्वर हैं, इनको बोलने में ना एक मात्रा के इतना समय लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है इनको बोलने में। और संयुक्त स्वर होते हैं, उनमें 2 स्वरों का मिलन होता है। तो क्या होते हैं, वो संयुक्त स्वर होते हैं। तो मूल स्वर में कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री, री। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो ये क्या है, मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए, ओ, आई, औ। ये स्वर 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ए है तो ए और ई से मिलकर बना है। ओ है, ए और उ से मिलकर बना है। आई है, ए और ए से मिलकर बना है। औ, ए और ओ से मिलकर बना है। ये चारों शब्द 2-2 स्वरों के मेल से बने हैं। इनको बोलने में मूल स्वर से थोड़ा ज़्यादा इसमें वक्त लगता है, इनकी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है इनको बोलने में। और जो मूल स्वर हैं, उनको एक मात्रा को बोलने में जितना समय लगता है, उतना समय मूल स्वर में लगता है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों में मूल रूप से हलंत लगा होता है, यानी कि वो सभी आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। यानी कि जब उनमें जो व्यंजन होते हैं, उनमें स्वर मिल जाते हैं, तब उसी प्रकार से जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है। जैसे कै में आ मिला तो क्या हुआ, का। कै में ई मिली तो बना की। कै में ऊ मिला तो बना कु। तो उसी प्रकार से जो भी व्यंजन जिस स्वर के साथ, यानी व्यंजन के साथ कोई भी आकर स्वर किसी व्यंजन में मिलता है, तो जो रूप स्वर का होता है, वही व्यंजन भी धारण कर लेता है। कि जिस व्यंजन को स्वर का साथ मिलता है, तो वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। यानी कि जैसे अभी हमने उदाहरण दिया आपको कि क में ई मिलाया, कौन सा स्वर मिला, ई, तो की बना वो। तो वो स्वर के अनुसार व्यंजन का रूप बदलता है। ठीक है, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इन व्यंजनों का भी प्रकार देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये देख लेते हैं। हमारे इसमें क्या है देखना, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पै वर्ग और तय वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग और पै वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, ये 5 वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं।
कितने होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। तो ये टोटल कितने हुए? 25 व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, ठीक है, 25 है। तो क ख, जब एक क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, य, ठीक है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, य। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ, म। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हुई? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25। तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। हमने जो उच्चारण स्थान है, वर्णों के उच्चारण स्थान है, उनका एक वीडियो पहले बना चुका है। बहुत ही ईजी है और ट्रिक के साथ समझाया हुआ है। आपको एक ट्रिक भी बताई गई है उसमें याद करने के लिए कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान, एक टेबल बनाकर समझाया गया है। तो उसको आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी वो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ कि इनका उच्चारण, हमारा जो मुख है, ये जीभ है, जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, क्या इसी प्रकार से। तो अब दूसरा देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये वो व्यंजन होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं, यानी कि ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। ये तो इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनको अलग नाम दे दिया गया। अब वो एक होता है तीसरा ऊष्म व्यंजन। स, स है, स है। ये क्या है? 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? तो देखिए, इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। क्या होता है? मुख से गर्म वायु निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं? ऊष्म। ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्म, ठीक है। अब होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, ये, और एक श्रय होता है। श्रय हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, एक होता है श्रय। ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। तो ये कौन कौन शब्द से मिलकर बने हैं वो देखते हैं। छ है, क और श से मिलकर बना है। त्र, त और र से मिलकर बना है। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है। अब आता है अयोगवाह। ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन में काम आते हैं, यानी कि ये जो नॉर्मल एक वर्णमाला होती है उनमें इनका जिक्र नहीं है, लेकिन जब लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, विशेषकर संस्कृत में ये लेखन में बहुत काम आते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे कि अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग या यम, ये अयोगवाह होते हैं। तो अनुस्वार क्या होता है? देखिए, अनुस्वार ये बिंदी होती है अ के ऊपर, अ अक्षर के ऊपर स्थित यह इस प्रकार का चिन्ह होता है जो अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग इस प्रकार से 2 डॉट डॉट होते हैं, अ अक्षर के बाद यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। तो ये डॉट डॉट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। अर्धविसर्ग, विसर्ग का आधा स्वरूप अर्धविसर्ग कहलाता है। अर्धविसर्ग 2 प्रकार के होते हैं, जिव्यामूलीय और उपद्यमानीय। जिव्यामूलीय कौन कौन सा होता है? क और ख से पहले आधा विसर्ग होता है। आधा विसर्ग का निशान इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है हमें, इस प्रकार से देखिए, ये वाला, ये क्या है? आधा विसर्ग का निशान है। ये उपद्यमानीय प फ से पहले, ये प फ से पहले। उपद्यमानीय प और फ से पहले होता है, जिव्यामूलीय क और ख से पहले होता है, ठीक है। अब आता है यम। यम क्या होता है? वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों, यानी कि क, ख, ग, घ, कोई भी वर्ग होगा उसके जो शुरू के 4 वर्ण होंगे उनमें किसी भी एक के आगे या किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण, इनकी किसी भी एक आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण, य, ण, न, म,
के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है, जैसे अग्नि। तो यहाँ पर ग यम है, एक ग 2 बार आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ग यम है। पाणिनि के अनुसार क्या होता है कि कुल वर्ण पाणिनि ने 63 या 64 माने हैं। और पाणिनि ने, जैसे देखिए एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या अगर ऑप्शन में 9 है और 13 है तो हम क्या लिखेंगे, 9 मानेंगे, क्योंकि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है तो हम क्या मानेंगे, 9। और अगर ऑप्शन में 13 है और 9 नहीं है तो हम क्या कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, 13 ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर 9 भी है और 13 भी, 2 ऑप्शन दिए हुए, दोनों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तो 4 होंगे लेकिन उसमें 2 ऑप्शन 9 भी है और 13 भी है, तो हम किसका सही मानेंगे, 9 को सही मानेंगे। और अगर ऑप्शन में 9 नहीं है और 13 है तो हम 13 को सही मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान का एक वीडियो हमने और बनाया हुआ है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि हम यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए और वो बहुत ही ईजी तरीके से समझाए हुए होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।